हेलो 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 एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को राम नमस्कार। कैसे हो सब लोग? ट्रिग्नोमेट्री के लेसन 2 में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। चलिए शुरुआत करते हैं। और कल हमने आपको एक जगह छोड़ा था, पहले उस जगह पर आते हैं। और आज कुछ सवाल भी कराऊंगा, जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसके बेसिस पे कुछ प्रश्न भी करेंगे। और let me come back here and talk about few more interesting things। तो देखो, सबसे पहले कल हमने बात करी थी यार कि वो जो कुछ वैल्यूज थी ना, वो अनडिफाइंड आई थी, याद है आपको? क्वेश्चन मार्क वाला। और वो कौन कौन सी वैल्यूज थी, जरा उसके उसके नाम लिखता हूं मैं। एक तो हमारा था कोसेक 0, अगर आपको ध्यान हो। एक हमारा था टेन 90, और एक हमारा था कॉट 0, और एक हमारा था सेक, और सेक में वो वैल्यू थी 90। और ये सारे मान मैंने कहा था कि नॉट डिफाइंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में आते हैं, अपरिभाषित होते हैं। क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपकी 1/0 बन जाती हैं अल्टीमेटली, है ना? 1/0, 1/0, है ना? ये क्या है? साइन 90 अपॉन कॉस 90, ये कॉस 90 अपॉन साइन 0, कॉस 0 अपॉन साइन 0, ये 1/cos 90। तो ये सारी वैल्यू 1/0 के फॉर्म में बनती हैं। तो 1/0 के फॉर्म में बनने को हम कहीं ना कहीं नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं, इन अनडिफाइंड बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं, जरा इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये वैल्यूज ना आपके भेजे में ना घुस जानी चाहिए अच्छे से, कि ये वैल्यू ना कहीं भी दिखेगी जब वैल्यू पुटिंग करोगे तो इनका बड़ा रोल है। ये पता होना चाहिए कि भाई टेन कहां कहां डिफाइंड ही नहीं है। टेन 90 पे डिफाइंड नहीं है, कॉट 0 पे डिफाइंड नहीं है, कोसेक 0 पे डिफाइंड नहीं है, सेक 90 पे डिफाइंड नहीं है। साइन कॉस हमेशा डिफाइंड है। उनके अंदर कोई भी इनपुट डाल दो, वो कुछ ना कुछ वैल्यू तुम्हें देगा ही देगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब हम आते हैं और हम कुछ बातें करेंगे कि ये आखिर अनडिफाइंड क्यों होता है। 1/0 अनडिफाइंड क्यों है? 1/0 इंफिनिटी क्यों नहीं है? एक्चुअल में इंफिनिटी लिखना, इसका नोटेशन गलत है। पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कब किस केस में सही हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई इस तरह का लेटेस्ट से वैल्यू है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया। तो साइन एक्स का ग्राफ आप बहुत ध्यान से देखो, कुछ ऐसा होता है, ठीक है? अब मैं एक पॉइंट पकड़ूंगा और ये पॉइंट है 90 डिग्री साइन के ग्राफ में। ये मान लेते हैं कि ये साइन थीटा का ग्राफ है। तो जब थीटा 90 डिग्री है तो आपको पता है साइन की वैल्यू 1 है। और ये वैल्यू 1 क्यों है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 1 क्यों है। तो ये 1 है, इसको इस तरीके से समझते हैं। देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने देखा होगा सैंडविच, सैंडविच देखा है ना, राइट? तो सैंडविच क्या होता है? सैंडविच के बीच में कुछ थोड़ा मोड़ा मटेरियल भरा होता है, राइट? राइट, उसको ऐसे प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो वो उसके बीच में ही होता है। तो कई बार सैंडविचेस ऐसी बनती हैं कि आपका जो मटेरियल है आप इतना प्रेस कर देते हो कि दोनों जो ब्रेड्स होते हैं वो बिल्कुल चिपक गए, आपको पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या मटेरियल है, काइंड ऑफ। तो मैं उस तरीके से कुछ बताना चाहता हूं, और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, डरना मत। आपको आज ये समझ में आ जाएगा कि 1/0 अनडिफाइंड क्यों होता है, ठीक है? तो एक चीज देखो, ये जो वैल्यू 1 है, ये 1 को हम एक बात ऐसे बोले कि भाई इसके घर में हमें डायरेक्टली घुसने को मान लिया नहीं मिल रहा है। जैसे मान लिया, फिर से वही एग्जांपल लेता हूं कि आपका कोई क्रश है या कोई आपका है, और आप थोड़ा ताक झांक करना चाहते हो, तो सीधे उसके घर में घुस नहीं सकते। तो तुम बगल वाले घर से झांकते हो, पड़ोस से झांकते हो। कई बार पड़ोसियों के बीच में प्रेम हो जाता है, आपने देखा होगा, अक्सर होता है ऐसा। हमको भी हुआ था, बट वो प्रेम कहानी ज्यादा दिन चलने नहीं दिया घर वालों ने। हो जाता है, बगल बगल में है, हो गया। तो ताक झांक करते हो, अपने छत से झांकते हो कि नहीं झांकते हो, है ना? कोशिश करते हो कि चलो छत से झांक लेते हैं। या कभी उसके बगल वाले घर में आपका दोस्त रहता है तो उसके घर से जाओगे, झांकोगे, काइंड ऑफ। तो ये जो 1 है ना, लेटेस्ट इसको ऐसे सोचते हैं कि हमें डायरेक्ट एंट्री मिल नहीं रही है, तो हम ना पड़ोस से झांकते हैं। तो पड़ोस से झांकने के लिए दो रास्ते हैं, या तो हम इधर से झांके या फिर हम इधर से झांके और पता करने की कोशिश करें कि वो कहां है, ठीक है? तो चलो पता करते हैं। तो मैंने कहा कि हम जरा इधर से ताक झांक करेंगे, तो आप जरा इसके बहुत करीब पहुंच जाओ। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं कि मैं 90 डिग्री प्लस का मतलब है मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं, इस डायरेक्शन से। तो जब मैं इस डायरेक्शन से अप्रोच करूंगा
और मैं कहूं कि मान लिया मैं 90 डिग्री प्लस एक बहुत छोटी वैल्यू है जिसको मैं अभी x ही बोलूंगा, और ये x को क्या चाहूंगा मैं कि ये कम से कम हो, है ना, कम से कम रखेंगे। मतलब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी वैल्यू जिसमें x लगभग जीरो है, लगभग जीरो है। लगभग जीरो का मतलब ये नहीं कि जीरो है, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो एग्जैक्ट 90 है, घर में घुस नहीं सकते। लगभग जीरो है। जरा विजुलाइज करके तुम देखो कि अगर तुम इधर से अप्रोच कर रहे हो और लगभग 90 है, मतलब ऐसी एक वैल्यू एज्यूम करो दिमाग में कि 90.00000000001 डिग्री, ऐसा लिखो। क्या ये वैल्यू लगभग 90 के पास है, लेकिन राइट साइड से है, राइट साइड से घुस रहे हो तुम इस घर में, झांकने की कोशिश कर रहे हो। इवन इसको और भी छोटा कर सकता हूं, तो इसको इतना छोटा कर सकते हैं कि ये लगभग 90 ही हो जाएगा। मतलब बहुत सारे जीरो लगा दो और फिर आपको 1 डिग्री, मतलब आप कितने भी जीरो लगा दो और लास्ट में 1 लिख दो, तो क्या ये वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी? यस। और आप बताओ कि अगर मैं एक ऐसी वैल्यू लिखूं जिसमें 90 के बाद 1 बिलियन जीरो है, 1 अरब जीरो है, और फिर 1 लिखूं, तो क्या वो 90 से बड़ी होगी? यस। लेकिन वो वैल्यू इतनी करीब है कि तुम पूरे घर का मामला जान सकते हो। तो वो इतनी करीब है 90 से कि आंखों से आपको दिखेगा ही नहीं। मैं आपसे कहूं कि 90 से इतनी दूरी पे एक एंगल यहां बना दो, आप नहीं बना पाओगे क्योंकि आप नाप ही नहीं सकते उसको, इतना छोटा है, लगभग एक ही जगह लगेगा। तो आप इतना करीब पहुंच चुके हो कि जो वैल्यू होगी आपको पता है कि वो इधर से भी झांकने पे 1 से थोड़ी कम होगी, बट ऑलमोस्ट 1 होगी। क्या होगी? ऑलमोस्ट 1। अगर मैं आपको विजुलाइज करके दिखाऊं तो वो वैल्यू कितनी होगी? 0.9999, क्योंकि 1 से तो कम ही होगी क्योंकि 90 पे मैक्सिमम है। बट ये 0.9999 डॉट डॉट चलेगा कि नहीं चलेगा? यस। ये 0.99 डॉट डॉट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यस। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू 0.9999 डॉट डॉट आई, जिसकी ऑलमोस्ट वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है? यस। अगर मैं आपसे एक्चुअली मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू इसके बराबर है और नंबर सिस्टम में आप इसको ऐसे सॉल्व करने जाते हो तो x की वैल्यू 1 ही आ जाती है, 9/9, क्योंकि 0.9 डॉट 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 करते जाएंगे, जो 1 से छोटी है वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 1 ही हो जाती है, इट्स 1। तो कहने का मतलब यह कि जब राइट साइड से हम घुस रहे हैं और घर में झांक रहे हैं तो घर का पूरा मामला क्लियर हो गया। तो हमें राइट साइड से घुसने में दिखा कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं यहां से देखने की तो मुझे वैल्यू 1 दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा बोलूं मैं कि 90 के जस्ट बाद जो वैल्यू है वो लगभग 1 है। यस। सेम काम आप इधर से झांकने की कोशिश करो तो आप ये बोलोगे कि 90 के जस्ट बाद, 90 के जस्ट बाद जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 1 है। क्या है? ऑलमोस्ट 1 है, राइट। और अगर मैं कहूं 90 के जस्ट पहले, तो 90 के जस्ट पहले वैल्यू क्या है? वो भी ऑलमोस्ट 1 है कि नहीं है? ये 90 के जस्ट बाद ऑलमोस्ट 1, 90 के जस्ट पहले ऑलमोस्ट 1। अब ये बताओ कि अगर ये दो चीज तुमने देख ली तो एग्जैक्ट 90 पे वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी? भैया 1 ही होगी, राइट। आप बताओ मुझे, 90 के जस्ट बाद ऑलमोस्ट 1 है, 90 के जस्ट पहले ऑलमोस्ट 1 है, तो 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। भाई बहुत करीब से झांक के तुमने सब एक्सप्लोर कर लिया। घर में क्या चल रहा है पूरी गुफ्तगू तुम्हें मालूम है, पता चल जाता है। लोग सुनते नहीं, पड़ोसी को कान लगा के सब सुन लेते हैं सारे सीक्रेट्स। सो 90 डिग्री पे जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। आपने दोनों तरफ से उसको बीच में ही घुसा दिया, आपको उसकी लोकेशन पता है कि इधर से क्या है इधर से क्या है, तो वैल्यू बीच में ही आएगी। लेकिन ये वैल्यू ऐसी क्यों का क्या मतलब नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिप्रेजेंट कि भाई x जो है वो 1 नहीं है, 1 से हल्का सा छोटा है, बट ऑलमोस्ट 1 ही है ना। जब आप इतने 9 लिख दोगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है तो वो ऑलमोस्ट 1 हो गया ना। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 90 डिग्री पे वैल्यू नेचुरली 1 ही होगी, और क्या होगी, और कोई चॉइस नहीं इसके पास। ठीक है, इधर का पड़ोसी और उधर के पड़ोसी दोनों तरफ से जब तुमने कान लगा के सुन लिया तो पूरा मामला ही क्लियर हो गया, और दोनों तरफ से तुम्हें एक ही बात पता चली। ठीक है, उन्होंने इस कमरे में बात करी, तुमने सुन लिया, उस कमरे में बात करी, उसने सुन लिया, और दोनों ने सुन लिया, दोनों ने एक ही बात सुन ली, बात वही है। फिर प्रूफ हो गया ना कि उधर वाला पड़ोसी इधर वाला पड़ोसी एक ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मतलब बात सही है। अब ये कहानी कहां पलटेगी ये मैं आपको समझाता हूं। ओके,
ध्यान से देखो, बहुत बहुत ध्यान से देखो। तो यहां ये वैल्यू 1 आ गई, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफाइंड वैल्यू इसको बोलते हैं कि डिफाइंड है। क्योंकि देखो साइन का ग्राफ क्या है, इससे प्रूव भी होता है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, इधर से भी वैल्यू वही है, इधर से भी वैल्यू वही है, तो बीच वाली वैल्यू क्या है, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो। ये नैरो गैप है, ये बहुत नैरो गैप है, तो नैरो गैप में जो वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट वही है। देखो बहुत नैरो गैप है, बहुत नैरो गैप में जो बीच वाली वैल्यू होगी वो इट विल बी ऑलमोस्ट 1, है ना। अब हम आते हैं जरा थोड़ा सा 1/0 के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जरा इसको बहुत ध्यान से देखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 के पहले जाएंगे और 0 के बाद जाएंगे, 0 के पहले और 0 के बाद जाके देखते हैं कि वैल्यूज कहां कहां है। समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं है? ठीक है, अब बहुत ध्यान से इस बात को देखना, क्योंकि यही सब कुछ क्लियर करने वाला है तुम्हें। आप कहोगे अगर मैं 0 प्लस साइड से एंट्री लेता हूं, 0 प्लस साइड से एंटर लेता हूं, ये वो पॉजिटिव नहीं है, ये 0 प्लस साइड है। 0 प्लस साइड का मतलब है कि हमने इस वैल्यू को ऐसा लिखा 1 पॉइंट, मतलब हमें 0 से बड़ी वैल्यू रखनी है, पॉजिटिव वैल्यू, बट 0 के बहुत करीब रखनी है। तो आप मुझे बताओ इस वैल्यू को अगर मैं ऐसे ढेर सारे 0 लिखूं, ढेर सारे 0 लिखूं, ऐसे लिखता जाऊं, राइट, जितना मर्जी करे लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब थक जाओ तो मैं कहूंगा 1 लिख देना। तो क्या मैं बोलूं कि 0 के करीब पॉजिटिव साइड से जो वैल्यू होगी वो एक बहुत छोटी वैल्यू होगी? यस। तो क्या आप ऐसा बोलोगे, और पॉजिटिव होगी, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि इस तरह की वैल्यू बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड देगी? आप यहां पर जितने ज्यादा 0 लगा के 1 लिखोगे उतना बड़ा मैग्नीट्यूड मिलेगा, और ये भी पॉजिटिव साइन में। तो क्या हम बोलेंगे कि ये वैल्यू प्लस इंफिनिटी है? यस। क्या ये वैल्यू प्लस इंफिनिटी है? यस। तो ये वैल्यू राइट साइड से जब देख रहे हो तो प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। मतलब जब तुमने इधर से कान लगा के सुना तो तुम्हें कुछ बात पता चली, राइट। तो तुमने अपने फिर दूसरे जो इधर उस घर वाले से भी पूछा कि भाई तुम जरा कान लगा के सुनो, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? तो वो कहेगा देखो मुझे ये सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। मान लिया तुमने किसी को प्रपोज किया, ठीक है, तुमने किसी को प्रपोज किया है, तो तुम्हें एक साइड से कान लगा के सुना, तो तुम्हें दिखा कि वो अपनी सहेली से बात कर रही है और बोल रही है लड़का तो ठीक ठाक है, नौकरी नहीं है, अभी तो बेरोजगार है, बट तैयारी वारी ठीक ठाक कर रहा है, अर्जुना बैच में एनरोलमेंट लिया है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो चलो हाँ कर देते हैं उसको, ठीक है। यहां से खबर मिली प्लस इन्फिनिटी, राइट। फिर जब आपने अपने दोस्त से बोला कि वो जो उधर उसका पड़ोसी है उस साइड वाला, उससे बोला कि जरा पता करो यार कि ऐसा मैंने सुना है, तो चांस तो है, अब फिर से पूछें क्या? तो वो कहेगा कि मैंने जो सुना है ना वो काफी खतरनाक है, मैंने उसको जो बात करते हुए सुना है वो क्या है, ठीक है चांसेस हैं सिलेक्शन के, बट हुआ थोड़ा ना अभी, तो अभी क्यों हम अपना भविष्य दांव पे लगाएं, जब होगा तो देखेंगे, पीछे तो पड़ा ही रहेगा। तो यहां से जो बात पता चल रही है वो माइनस इन्फिनिटी पता चल रही है। क्या स्थिति बहुत ही डामाडोल है? यस। क्या आप एक बार प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर गए? प्लस इन्फिनिटी का मतलब अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आप बात कर रहे हो यहां पर कहीं प्लस इन्फिनिटी, मतलब समझ रहे हो, एंडलेस प्लस इन्फिनिटी, और एक बार आप बात कर रहे हो यहां पर माइनस इन्फिनिटी। तो इधर से सुनने में बात वहां की है और इधर से सुनने में बात यहां की है। तो क्या तुम्हें यह पता चल पाएगा कि 0 पे क्या कंक्लूजन है? नहीं। आप कहोगे यार कुछ नहीं मालूम कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, आई डोंट नो। मतलब हमें नहीं पता चल पाई कि 0 पे एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी। आप समझो इस बात को कि 0 के पॉजिटिव साइड से वैल्यू प्लस इंफिनिटी अप्रोच कर रही है, और 0 के नेगेटिव साइड से आपकी जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी अप्रोच कर रही है। 0 के प्लस साइड से वैल्यू प्लस इंफिनिटी अप्रोच कर रही है, 0 के माइनस साइड से वैल्यू माइनस इंफिनिटी अप्रोच कर रही है। 0 पे क्या वैल्यू है वी कांट टेल यू, हम नहीं बता सकते, राइट। इसलिए यह वैल्यू अपरिभाषित होती है, इट इज नॉट डिफाइंड, because there is no way to tell what value it is taking at 0, we don't know, and therefore it is not defined. अब मैं तुम्हें कुछ और दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको ग्राफिकली ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए 1/x का अगर मैं ग्राफ बना के आपको दिखाऊं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, तो 1/x अगर आप यहां बनाओगे तो देखो क्या बनेगा ग्राफ, कि x की पॉजिटिव साइड में छोटी वैल्यू के लिए ये प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो इस ग्राफ को हम ऐसे बोलते हैं,
और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये वैल्यू क्या होगा, 0 के करीब इधर आएगा। जब आप x की वैल्यू को इधर प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस प्रकार का आता है, ऐसे ये x एक्सिस को कहीं काटेगा नहीं, y एक्सिस को कहीं काटेगा नहीं, ऐसे करके। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ आओगे तो ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। ये इस एक्सिस को कभी काटेगी नहीं, क्योंकि काट सकती ही नहीं है, ठीक है। वैल्यू बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी होती जाएगी, और 0 के बाद जैसे जैसे नंबर्स आप लिखते जाओगे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, करीब जितना जाते जाओगे, और यहां पर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो 0 पे एग्जैक्टली आप खुद देखो कि ये ग्राफ डिफाइंड ही नहीं होता है। 0 पे ग्राफ डिफाइंड नहीं होता। ग्राफ कंटिन्यूअस तभी होता है जब एक पर्टिकुलर वैल्यू के जस्ट पहले और जस्ट बाद में जो वैल्यूज हो वो कोहेरेंट हो, तभी ग्राफ आपका डिफाइंड होता है। वरना इतना हाई लेवल सोच नहीं पा रहे बेटा, ये हाई लेवल नहीं है, सच है। जब तुम्हें सच कभी दिखाया नहीं गया तो तुम खुश थे, क्योंकि तुम्हें कुछ बताया ही नहीं गया। तुम्हें सिर्फ ये लिख दिया गया कि 1/0 रट लो, नॉट डिफाइंड होता है। तो मैं भी वही बोलूंगा कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी बुराई मत करना किसी से, रट लेना कि ये नॉट डिफाइंड होता है। बाकी लोग यही करते हैं, ठीक है। तो मैं बाकी लोगों से खराब तो नहीं हूं, बेहतर हूं कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको दिखाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप समझने का प्रयास करो या आप रट लो, दुनिया रटती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं तो जी जान लगा रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए, ओके। 1/x में x की डिफरेंट इसलिए कर बेटा कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए जब वैल्यू रखते हो तभी तो ग्राफ बनता है ना। तो x की वैल्यू जब आप 0 के करीब ले रहे हो तो प्लस इन्फिनिटी इस साइड से, इधर से ले रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी इस साइड से। तो 0 पे क्या वैल्यू है हमें पता ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है, और बोलते हैं कि यहां पर 0 की वैल्यू आपकी डिफाइंड है नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है कि 0 के पहले कुछ और, 0 के अलग कुछ और। जैसे मैं एक और एग्जांपल तुम्हें देके बताता हूं, ठीक है। मान लिया तुम्हारे अंदर सुपरमैन वाली शक्ति है। सुपरमैन जानते हो? सुपरमैन नहीं जानते हो? तो इंडिया में कौन है ऐसा हीरो सुपरमैन टाइप का, ठीक है? कोई है? हमारे टाइम पे तो हम तो देखे ही नहीं चैनल वैनल वगैरह, ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। क्या सुपरमैन, बैटमैन, जो भी तुम्हें सोचना है सोच लो, ठीक है, अपने हिसाब से। मैं कह रहा हूं कि मान लिया कोई आदमी है ना, वो क्षण भर में न्यूयॉर्क में बैठा है और क्षण भर में मुंबई में बैठा है, क्षण भर में न्यूयॉर्क है और क्षण भर में मुंबई है। तो अब उस आदमी का आप नहीं बता सकते कि वो किस मोमेंट पे कहां है, वी डोंट नो, राइट। लेकिन अगर एक आदमी है जो मुझे पता है कि भाई लेटस से दिल्ली के राजीव चौक पे है, ठीक है, पहले जो है वो मेट्रो स्टेशन के जो गेट 1 पे है, और फिर थोड़ी देर बाद मेट्रो स्टेशन के गेट 2 पे है। तो पता है कि इसका दायरा क्या है ना, वो मेट्रो पे ही है, बीच में मेट्रो पे ही है, कहीं इधर गेट 1 से गेट 2 चला गया, बगल बगल में है, खोज लोगे, पकड़ लोगे उसको तुम कि हाँ तुम यहीं थे, कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा के देख लिए। अब जो आदमी ऐसी ताकत रख रहा है कि एक मोमेंट पे यहां, एक मोमेंट पे न्यूयॉर्क, एक मोमेंट में मुंबई, कभी बीजिंग, उसका तुम पता नहीं लगा सकते कि वो कहां है। दिस इज द सेम सिनारियो, ठीक है, कि यहां पर इनकी एबिलिटीज अनलिमिटेड है। वी डोंट नो कि 0 पे इनकी वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता। अजय सिंह कह रहे हैं इतना डीप मत पढ़ाओ, सिलेबस जल्दी खत्म कराओ। अच्छा जी, मास्टर की क्लास में मास्टर बन रहे हो तो चलो, इनको मैंने कर दिया ब्लॉक, ठीक है। जिसको सीखना नहीं है उसको मैं यहां रहने नहीं दूंगा। कह रहे हैं जल्दी 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 पढ़ाओ, सिलेबस खत्म कराओ। अबे गधे, सिलेबस खत्म करना है, किताब उठा के फॉर्मूला रट लो, खत्म हो जाएगा। साला सीखना ही नहीं लोगों को यार। मास्टरों को पागल कर दें बच्चे यार। ये इनसे एग्जाम जिस दिन निकल गया ना, मैं आपको लिख के दे देता हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ऐसे लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं निकलेगा, एटीट्यूड नहीं बदलेंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। जिस दिन इनसे एग्जाम निकल गया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, सीरियसली। वैसे भी रिटायरमेंट डेट मैंने लिख ली 1 हफ्ते पहले, आपको बता ही दिया था, और पहले छोड़ दूंगा, ठीक है। रोएंगे बैठ के एग्जाम में, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। एक कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा, बाबा करके घूमेंगे ऐसे ही कि काश पढ़ लिए होते, काश पढ़ लिए होते। सिलेबस खत्म करने से एग्जाम अगर निकलने लगता तो सब सिलेबस खत्म करते हैं बेटा, सब खत्म करते हैं, सब सारे। एग्जाम सिलेबस खत्म करने से नहीं निकलता है,
तमीज से करने से निकलता है। और मैथ, ये मत सोचना कि मैथ तो अब बहुत कमजोर हो गई है, मैथ रुला देगी, ये भी बता रहा हूं तुमको। सब सही से सीख लो, रोगे बाद में बैठ के। यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़ो, वो सेट खुद हो गए हैं, नौकरी ले लिए हैं, अब तुम्हें उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, तुम भी बनोगे उल्लू, बनो उल्लू, हमें क्या करना है। जो सीखना है वो क्लास में सीखे, नहीं पढ़ना भागो, भगा देंगे तुमको हम, चिंता मत करो, खुद ही भगा देंगे, है ना। लेट्स कम बैक नाउ। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि ये अनडिफाइंड क्यों होता है। अगर अब भी समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो रट लेना भाई, ठीक है। लेकिन समझने का बहुत फायदा है, अंडरस्टैंडिंग एक अलग स्तर पे खेलती है, वो आपको बाद में समझ में आएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि रीजनिंग है, अब मेंस में रीजनिंग आ रहा है बेटा, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या है आप बताओ मुझे, रीजनिंग क्या है आपकी, व्हाट दे आर टेस्टिंग, योर लॉजिकल थिंकिंग, योर एबिलिटी टू रीजन। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये तर्क से हम ये सिद्ध कर रहे हैं, तर्क से कि 1/0 अनडिफाइंड क्यों होता है। ये एक्चुअल में रीजनिंग है, समझ रहे हो आप। तो लोगों को नहीं सीखना है तो क्या करें यार अब, ठीक है। उन्हें लगता है बैच लेने से जादू हो जाएगा, है ना। मैं हमेशा हर साल यही लड़ता रहता हूं लोगों से कि यार तमीज से कैसे पढ़ो, तमीज से कैसे पढ़ो, तमीज से कैसे पढ़ो। लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। एनीवे, लेट्स कम बैक। अब मैंने आपको बोला tan थीटा, tan थीटा की बात कर लेते हैं, है ना। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको tan का ग्राफ दिखाऊंगा, और ये आखिरी ग्राफ होगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि ग्राफ ही पढ़ते रहना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए tan का ग्राफ दिखाता हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि tan का नेचर क्या होता है। फिर मैं आपको एक दो सवाल भी बताऊंगा जो एग्जाम्स में आने का पोटेंशियल है, और आप देखोगे कितना सरलता से आप उन प्रश्नों को कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपने उसको ठीक से समझ लिया है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपके सामने एक tan का ग्राफ बनाऊं, बहुत ध्यान से देखना, तो tan का ग्राफ कैसा बनेगा मैं आपको दिखाता हूं। ये tan 90 डिग्री होगा, यहां पर 90 डिग्री लिखा, यहां पर आपका लिखा मैंने 0 डिग्री। tan 90 अनडिफाइंड होता है, मैंने आपको भी समझाया, है ना। पॉजिटिव साइड से जब आप अप्रोच कर रहे हो 90 को, तो पहले 0 है, और ये वैल्यू आपकी ऐसे ग्रो करती है इस तरीके से, और ये क्यों ग्रो करती है इस तरह से, ये भी मैं आपको दिखाता हूं अभी, क्योंकि ये जरूरी है जानना, और फिर आपको लॉजिक समझ में आएगा ये क्यों दिखा रहा हूं मैं। एसएससी के बच्चे हमेशा हाथ खड़े कर देते हैं जैसे ग्राफ दिखता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कभी देखते ही नहीं कि क्या सीख रहे हैं, क्यों जरूरी है चीज। ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर ये tan इस तरह से क्यों बना, क्योंकि आप अगर साइन को बहुत ध्यान से देखो तो 0 से 90 के बीच में साइन क्या है, बढ़ता है। और अगर मैं cos की बात करूं तो 0 से 90 के बीच में क्या है, cos घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल बनता है सीधे कि 0 से 90 के बीच में पहले क्वाड्रेंट में साइन को बोलते हैं बढ़ रहा है लगातार, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वैल्यूज होती हैं। देखो आपको 4 वैल्यूज पता है, 0, 15, 30, 45, 60, 90, कितनी वैल्यूज पता है, 75 पता है मान लिया। इतनी वैल्यू देख के आप ये नहीं बता सकते हो कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। 5 वैल्यूज, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा आप लेट से पटना में हो, लेट से एक तारीख है 19 सितंबर, इस दिन आप पटना में हो। फिर मैं कहूं आपसे कि 20 सितंबर को आप लखनऊ में हो, क्या है, पटना में हो और लखनऊ में हो, राइट। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आप गोरखपुर होके गए हो, क्लियर और नॉट। मैं ये नहीं बता सकता हूं कि आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल पटना से लखनऊ इसी दिशा में है, नहीं, हो सकता है आप पटना से कहीं और गए हो और फिर वापस लखनऊ आए हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर सिर्फ 5 वैल्यू देखोगे आप, साइन की 5 वैल्यू देख लिया, कॉस की 5 वैल्यू देख लिया, tan की 5 वैल्यू देख लिया, तो वो 5 वैल्यू अगर आपको ये सेंस दे रही है कि वैल्यू बढ़ रही है, जैसे साइन में क्या है देखो, 0 है, 0 पे 0 है, और 30 पे आपका क्या है, 1/2 है, 45 पे आपकी वैल्यू 1/√2 है, 60 पे आपकी वैल्यू √3/2 है, 90 पे अगर आपकी वैल्यू लिखो तो 1 है। अब ये देखो ध्यान से, ये वैल्यू बढ़ रही है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। ये पांचों वैल्यूज का जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग है, ये बात ठीक है।
लेकिन ये सिर्फ 5 वैल्यू को देख के आप ये नहीं बोल सकते हो कि साइन की वैल्यू लगातार बढ़ती है। क्या आप बहुत बोल सकते हो? नहीं। हो सकता है साइन 0 पे 0 हो और 30 पे 1/2 हो, बट बीच में ऐसे घट गया हो और यहां पर 1/2 हो। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये लगातार इंक्रीजिंग है जब यहां डिक्रीज हो गया? तो इसके लिए जब तक आप ग्राफ नहीं देखोगे तब तक आप बस हवाबाजी कर लो कि साइन थीटा 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग होता है। रट लिया तुमने। मैंने तुमको ग्राफ बना के दिखाया, उसको अप्रिशिएट करना सीखो कि हां मुझे आज दिखा कि कोई भी वैल्यू लो लगातार मान बढ़ रहा है। ये 5 वैल्यू देख के आप साइन को इंक्रीजिंग बोल रहे हो तो एक झूठी है। ओके, झूठी है। क्लियर? अमित 2.0 ये क्लास लाइव है। पता नहीं क्या चलता रहता है, रिकॉर्डेड चल रहा है जैसे इनको लग रहा है। यार मैं बताऊं, अर्जुना 2.0 में जो बच्चे हैं ना, क्या ही बोलूं, छोड़ो। ठीक है। पढ़ने के मूड से कम, सिलेबस खत्म करने के मूड से ज्यादा है मुझे लग रहा है। ठीक है, एनीवे समझ में आया कि नहीं? क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? बेटा लॉजिक बिल्ड करो, मैथ पढ़ के जाओगे रीजनिंग भी अच्छा करोगे, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट रीजन, तर्क। तो वही तर्क बिठा रहे हैं हम यहां पर, लॉजिक। हम कह रहे हैं कि भाई 5 वैल्यू अगर लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारी वैल्यू बढ़ रही है। ओके, हो सकता है बीच में वैल्यू कम भी हो रही हो, तो वी कांट से कि ये इंक्रीजिंग है। इस पे सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। कॉस क्या है? डिक्रीजिंग है। तो देखो अपने आप बताओ मुझे कि साइन जो है वो इंक्रीजिंग है और जो आपका कॉस है वो डिक्रीजिंग है। देखो 0 से 90 के बीच में साइन बढ़ रहा है और कॉस घट रहा है। साइन बढ़ रहा है, कॉस घट रहा है। अगर साइन बढ़ रहा है और कॉस घट रहा है तो एक बात बताओ, ये tan थीटा होता है? यस। tan ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। क्यों? कभी भी किसी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बढ़ता है और डिनोमिनेटर कम होता है, किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बढ़ता है और डिनोमिनेटर कम होता है ना, तो वो फ्रैक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं। डिनोमिनेटर कम किया तो भी वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमरेटर बढ़ाया तो भी वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए tan जो है ना, tan ज्यादा तेजी से बढ़ेगा कंपेयर टू साइन थीटा। साइन भी बढ़ता है बट साइन का जो ग्रोथ है वो स्लो है, और इसमें कॉस की वजह से भी एक ग्रोथ आता है। तो tan का ग्रोथ क्या होता है? ज्यादा फास्ट होता है। तो tan का ग्राफ आपको ज्यादा स्टीप दिखेगा और साइन का ग्राफ लेस स्टीप दिखेगा। राइट, लेस स्टीप दिखेगा, क्योंकि कॉस की वजह से इसको और मदद मिल रही है और धक्का मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका tan का ग्राफ है। और tan जो 90 है ये क्या है? ये देखो आप इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, अनडिफाइंड है, इसलिए इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इधर आओगे ना, ऐसे ये 180 आप बनाओगे यहां पर, तो यहां पर tan आपका फिर से ऐसे शुरू हो जाएगा। तो वही कहानी हो गई, होना ही है ये कि 0 पे प्लस इंफिनिटी, 0 के इधर 90 के इधर से, और 90 के इधर से माइनस इंफिनिटी, इसलिए tan अनडिफाइंड है। लेकिन आप कहोगे कई सारे सर ऐसे सवाल हैं जहां पर tan को हम इंफिनिटी भी मार्क करते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूं वो कारण क्या है। जैसे मान लिया ऑप्शन आ गया कि tan 90 क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि tan 90 की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ tan 90, ऐसा पूछे आपसे, वैल्यू ऑफ tan 90। मान लिया एक ऑप्शन हमने दिया 0, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमने क्या दिया आपको 1, ऑप्शन सी हमने आपको दे दिया लेट्स से √3, और ऑप्शन डी हमने आपको दे दिया नॉट, मतलब इंफिनिटी। ये 4 ऑप्शंस हैं। अब ये अगर 4 ऑप्शंस दिए हैं तो बहुत ध्यान से देखना आप, हम मार्क क्या करते हैं ये कि डी ऑप्शन है। क्यों मार्क करते हैं मैं आपको समझाता हूं, फिर हम आएंगे इधर। फिर हम आपसे कहेंगे कि मान लिया ये ऑप्शन दिया हो 0, बी मुझे दिया हो 1, सी मुझे दिया हो नॉट डिफाइंड, और डी मुझे क्या दिया हो, इंफिनिटी। अगर यही सवाल में ये ऑप्शन दिए हैं तो हम लगाएंगे सी। समझ में आया? क्यों इसलिए लगाएंगे? क्योंकि देखो जो इंफिनिटी है ये हम मजबूरी में ही लगा रहे हैं, पहली बात। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये सरासर गलत है, थोड़ा सा कारण इसमें भी है। देखो इंफिनिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव इंफिनिटी और एक होती है माइनस इंफिनिटी। ये 2 तरह की इंफिनिटी होती है। ठीक है,
इन्होंने क्या किया है, जो इन्फिनिटी ऐसे लिखा है, ये बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। अब इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो जब ये केवल इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, एंड देयरफॉर इट इज अनडिफाइंड, बट इट्स नॉट करेक्ट टू राइट इट इन्फिनिटी, इट्स नॉट करेक्ट। तो जब दोनों मौजूद होंगे देन हम कहेंगे भैया नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर दोनों मौजूद नहीं है तो आपको डी लगाना पड़ेगा, इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी इन इटसेल्फ इज अनडिफाइंड, बट अंडरस्टैंड डक साहब, फर्क है दोनों में। टेल मी इफ आई से कि देयर इज ए वैल्यू विच इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी, देयर इज ए सेंस कि द वैल्यू इज लार्जर 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 एंड लार्जर इन वन डायरेक्शन, तो आप कहोगे उस दिशा में आखिरी छोर तक पहुंच जाओ, वो प्लस इन्फिनिटी है। अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ डिफरेंस। और जब मैं कह रहा हूं नॉट डिफाइंड तो मुझे दिशा भी नहीं पता है, डायरेक्शन क्या है, देयर इज अ डिफरेंस। जब आप बोल रहे हो मुझसे इन्फिनिटी, ओके, लेट अस से यू आर सेइंग पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसका मतलब इस दिशा में चले जाओ और इस दिशा में अंत में बस तुम पहुंच जाओ, तो अगर अंत तक पहुंच गए तो प्लस इन्फिनिटी पहुंच जाओगे, जो कि इन्फिनिटी पहुंच नहीं सकते हो आप, बट एक डायरेक्शन तुम्हारे पास है एटलीस्ट कि मुझे उधर जाने का, ऑल राइट। बट नॉट डिफाइंड में कोई डायरेक्शन भी नहीं है आपके पास। तो जब आप सिर्फ इन्फिनिटी लिखते हो, क्योंकि आपको पता है इन्फिनिटी के पहले कोई सिंबल नहीं लगाया इन्होंने, सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो जब सिंबल नहीं लगा है तो आप उसको प्लस इन्फिनिटी कंसिडर करते हो कि नहीं करते हो? यस। अगर किसी के पहले सिंबल नहीं लगा होता है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? डिफॉल्ट साइन क्या है? पॉजिटिव है। तो तुम कह रहे हो कि पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाना है, ऐसा नहीं है ना। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नॉट डिफाइंड नहीं दिया हुआ है देन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो डी है, इन्फिनिटी। बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगर मुझे नॉट डिफाइंड दिया है तो मैं नॉट डिफाइंड लगाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा सेंसिबल है, ये ज्यादा सेंसिबल है कि ये डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं है, हम नहीं निकाल सकते इसको, हमें नहीं पता वाला गेम है। ओके, क्लियर और नॉट? यस, होप इट मेक सेंस टू यू। दोनों मौजूद है, नॉट डिफाइंड लगाओगे, और अगर दोनों मौजूद नहीं है तो आपको इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा, दैट इज द बेसिक डिफरेंस अगर आप tan 90 की बात करोगे। और यही चीज एप्लीकेबल है सभी के लिए, नॉट ओनली जितनी भी अनडिफाइंड वैल्यू है वो 1/0 की वजह से ही आती है, और 1/0 की वजह से ही अगर वो वैल्यू आती हैं तो हाँ, 0/0 भी अनडिफाइंड है, 0/0 भी इसी कारण की वजह से अनडिफाइंड है, क्योंकि जब दो छोटी से छोटी वैल्यूज अगर आप लेते हो, राइट, 0/0 को अगर आप उसका नेचर कंसीडर करोगे तो आपको यही प्रॉब्लम वहां भी नजर आ जाएगी, है ना, कि 0/0 का मतलब क्या है? एक जीरो लेफ्ट से ले लो, एक जीरो राइट से ले लो, तो वो एक अलग डायरेक्शन देगी, दूसरा वाला तुम्हें अलग डायरेक्शन देगा, है ना। तो दैट इज द रीजन वाई 0/0 इज ऑल्सो अनडिफाइंड। तो मैं कुछ अनडिफाइंड फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है। और जो आपको ध्यान रखना है कि जो अनडिफाइंड फॉर्म्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं मैथ्स में इनकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो मैं लिख देता हूं कि कौन कौन से फॉर्म्स अनडिफाइंड है। ओके, जो इसेंशियल है अभी आपके लिए वो 1/0 हो गया। इवन आपका 0/0 भी अनडिफाइंड होता है, ये डिफाइंड नहीं होता है। डिनोमिनेटर में जहां भी 0 दिखेगा सेम प्रॉब्लम अकर हो जाती है, और ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाते हैं। इसके बाद आपके बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जैसे 0⁻0 की बात कर लें, ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। तो अभी अभी आपको इतने और भी फॉर्म है अनडिफाइंड, बट अभी के लिए आप इन 3 फॉर्म्स को एटलीस्ट कंसीडर करोगे कि जो इनडिटरमिनेट होते हैं। आपको मोस्टली अभी इन दोनों से डील करना है, इसके बारे में भी अभी बात हम नहीं करेंगे, राइट। हाँ, टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म कई सारे होते हैं, राइट। 0 × 0 कैसे अनडिफाइंड होएगा यार? किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। 0/0 1 नहीं होगा। ये किसने बोला कि 1 होता है 0/0? 0 कुछ नहीं को कुछ नहीं से डिवाइड किया तो 1 मिला, वो 1 कहां से आया? ठीक है।
कुछ है ही नहीं है और उसको कुछ नहीं से डिवाइड करो तो एक कहां से आ जाएगा, तो लॉजिकली इनकरेक्ट है। ओके, इन्फिनिटी को ग्राफ में नॉन टचिंग दिखाते हैं, नॉन टचिंग दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए दिखाते हैं कि ये ऐसे है, वो टच नहीं करेगा उसको। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और अब मैं एक पॉइंट और आपको बताऊंगा, फिर हम लोग कुछ सवाल करेंगे आज, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बेहतर मालूम हो चीजें। ओके, सो देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम अब कंसीडर करने की कोशिश करने जा रहे हैं, वो ये है कि अगर मेरे पास लेटर से इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है कि साइन 90 प्लस थीटा हम ले रहे हैं, मान लिया, जहां थीटा की वैल्यू मेरी 0 से 90 के बीच में है ना, तो अब इस कन्वर्जन पे मुझे ध्यान देना है कि भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, है ना। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं इनको जरा हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि साइन 540 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 540 माइनस थीटा क्या होगा। मैं तो यहां पर सारी चीजें लिख रहा हूं, 540 छोड़ो, अभी अभी हम 360 लिखते हैं, क्योंकि 360 के बाद तो साइकिल रिपीट हो जाती है, तो वहां चैलेंज ही नहीं कोई, उसको हम सिंपली एक तरीका बता देंगे कि कैसे आप ये कर पाओगे। अब मुझे ये जानना है कि क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में अगर मूव करेगा, राइट, तो क्या चेंजेस इसमें आने वाले हैं, जरा इसको समझते हैं। मुझे एक बात बताओ कि क्या ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट की है या नहीं है। यस, ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थीटा 0 से 90 है, तो ये 90 जोड़ोगे तो ये 90 से 180 के बीच में आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वैल्यू भी सेकंड क्वाड्रेंट की होगी। यस, 180 माइनस 0 से 90 करोगे तो 90 से 180 के बीच में वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी थर्ड क्वाड्रेंट होगी, ठीक है, तीसरा क्वाड्रेंट होगा। और तीसरा होगा या चौथा होगा, ये वैल्यू आपका चौथा क्वाड्रेंट होगा, 270 से बड़ा है। ये वैल्यू आपका क्या है, तीसरा क्वाड्रेंट है। ये वैल्यू क्या है मेरा 360 प्लस थीटा, तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। और ये क्या है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का मतलब क्या है समझ रहे हो ना, पहला क्वाड्रेंट जो होता है उसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है। जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें आपकी थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है। जो आपका तीसरा क्वाड्रेंट होता है उसमें थीटा की जो वैल्यू होती है वो 180 से 270 के बीच में होती है। और ये जो चौथा क्वाड्रेंट आपका होता है इसमें थीटा की वैल्यू 270 से 360 के बीच में होती है, ठीक। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने आपको यहां बताया है कि अगर मेरा एंगल इस रेंज में होगा तो हमारा ये होगा। आप कहोगे लेकिन सर यहां तो थीटा 0 से 90 के बीच में, तब तो हर जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो अंदर आपके पूरा एंगल है उसको देखना है, ठीक। तो मैंने यहां पर जो लिखा है थीटा, अब हम कह रहे हैं कि हमें यह देखना है कि साइन के अंदर जो पूरा एंगल है 90 प्लस थीटा वो किस रेंज में चला गया। तो 90 प्लस थीटा अगर आप करोगे तो वो 90 से 180 चला गया, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही सारे क्वाड्रेंट मेंशन्ड है। तो अब जैसे आपको पता लग गया कि भाई ये किस क्वाड्रेंट में है, पहला तो आपको इसका साइन पता होना चाहिए। जैसे आप मुझे बताओ, साइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव होता है कि नहीं। यस, वो ASTC वाला याद है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव है। अच्छा बताओ फोर्थ में साइन क्या होता है, ASTC। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन, ASTC, tan पॉजिटिव होता है, बाकी tan cot पॉजिटिव सब नेगेटिव होते हैं, तो यहां भी आपका साइन नेगेटिव होता है। साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट आओगे, ASTC कॉस सेक पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। तो पहले तो हमें ये पता है कि जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी क्या होगी, कहां प्लस कहां माइनस होगी, ये हमें क्लियर हो गया। मैंने कुछ सैंपल लिखे हैं, 180 प्लस नहीं लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, सब लिखेंगे। तो पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई यहां पर ये जो वैल्यूज आपके सामने व्यक्त की गई हैं, ये साइन हमें पता होता है। तो एक तो कंपोनेंट है कि हमें साइन लिखना, कि साइन कैसे हम व्यक्त करेंगे। दूसरा जो चीज है जो इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि एक फंक्शनल चेंज होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से देखो, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना, ये किसके बराबर है, ये cos 60 डिग्री के बराबर होती है। आप वो टेबल देख लो, 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 cos 60 के बराबर होता है। अब एक टर्मिनोलॉजी जो आपके पास है वो है साइन ऑफ 90 माइनस 60
अगर मैं इसको साइन 90 माइनस थीटा लिखूं तो साइन 90 माइनस थीटा को हम अगर कॉस 60 लिखें तो यहां साइन क्या हो गया, कॉस में कन्वर्ट हुआ, और ये जो 60 है ये 60 यहां लिख दिया, तो हमें वैल्यू मिल गई इसकी। तो साइन एक तरह से आपको यहां महसूस हो रहा है कि अगर मेरा साइन 90 माइनस थीटा है तो वो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, मेरा कॉस थीटा के बराबर है कि नहीं है? यस। तो ये कैसे हम समझें कि भाई कब ये साइन कॉस हो जाएगा और कब नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास साइन 120 है, साइन 120 की वैल्यू अभी थोड़ी देर के लिए मैं बताता हूं क्या होती है। साइन 120 की जो वैल्यू होती है ना, ये √3/2 होती है, राइट। दिस वैल्यू इज √3/2। साइन 120 की वैल्यू इतनी होती है, अभी जान लो कितनी होती है, मैं बता रहा हूं। अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू होगी साइन, अगर इस फॉर्मेट में मैं लिखूं, आपको ध्यान से देखना, ये साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं इसको। तो अब आप कहोगे जैसे यहां आपने किया कि 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, यहां भी कर दो। होप आई एम क्लियर नाउ, यस, ठीक है। तो ये प्रोसेस बेसिकली जो होता है कि साइन कब कॉस में कन्वर्ट होगा, कब क्या होने वाला है, ये बेसिकली ग्राफ से वैल्यूज निकल के आती हैं। जो ग्राफ बनाते हो आप, ग्राफ को ऑब्जर्व करके ये पैटर्न दिखता है कि ये पैटर्न क्या है, तो उस पैटर्न को मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करके लिखता हूं जो आसान हो इंप्लीमेंट करना। तो इसका बेस वही है कि ये चीजें फिर ग्राफ से निकल के आती हैं कि कहां पर साइन कॉस होगा, कहां पर नहीं होगा, राइट। तो मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं कैसे इसको हम रिजॉल्व करने वाले हैं, कैसे इसको देखने वाले हैं। तो ध्यान रखो, जब भी आपको साइन का इस्तेमाल करना है तो साइन जब भी यहां पर आपको ऐसे मिलने वाला है कि 90 डिग्री जो आपका होता है ना, 90 डिग्री, इसका जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा, 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर, यानी ऑड मल्टीपल बोल सकते हैं, और यहां पर अगर आपका प्लस माइनस थीटा है, तो ध्यान रखना है आपको, जब भी साइन 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर प्लस माइनस थीटा होगा तो आपको यह विशेष ख्याल रखना है कि जो साइन है हमारा ये कॉस में कन्वर्ट होगा। दिस वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा, मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। साइन क्या होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा। अब यहां पर हमें एक चीज और करनी है, वो है साइन, कि साइन क्या होगा। तो साइन हम लगाएंगे बेस्ड ऑन कि ये किस कोऑर्डिनेट में वैल्यू गई है। कोऑर्डिनेट कौन सा है, जिस कोऑर्डिनेट में साइन को तो हम जानते हैं ना कि चारों कोऑर्डिनेट में वैल्यू क्या होती है। अगर पहला दूसरा क्वाड्रेंट है तो ये वाला एंगल हम देखेंगे कि भाई किस क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेकंड क्वाड्रेंट है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, थर्ड है तो नेगेटिव, फोर्थ है तो नेगेटिव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ी देर के लिए देखना। मैंने आपको बोला कि मुझे एक वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ 135 डिग्री, तो आप कहोगे साइन 135 क्या होगा, साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आप कहोगे तो साइन 90 प्लस थीटा बना, और आप ये भी कहोगे 90 इंटू 1 है, तो 90 का ऑड मल्टीपल है। जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करो और यहां 45 जो है ये यहां पर रिप्लेस कर दो। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/√2। और देखना, साइन को मैंने प्लस इसलिए रखा है क्योंकि ये जो एंगल होता है ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो मुझे साइन में कोई चेंज नहीं करना पड़ा। ठीक है, क्लियर, ऑल यू गेटिंग? नहीं तो जो आप इसको 90 इंटू एन करके एन को ऑड बोल रहे हो वही मैंने भी लिखा है, 90 इंटू ऑड नंबर सीधा लिख दिया मैंने। ठीक है, लेट मी कम टू सेकंड केस।
सेकंड केस आपका ये होगा कि जब भी आपके पास साइन हो और साइन के साथ आपकी एक वैल्यू हो और यहां पर आपको दिया हो ये 90 इंटू इवन मल्टीपल, 90 इंटू इवन नंबर, और यहां पर हमारे पास जो है प्लस माइनस थीटा दिया हो, तो इस केस में क्या होता है कि साइन साइन ही रहता है और ये थीटा रहेगा। बाकी अभी ध्यान रखना है आपको कि साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा, और ये वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क है, वो तो साइन किस क्वाड्रेंट में आएगा उसके हिसाब से हम लगाएंगे। ओके, क्लियर है कि नहीं? अब ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन ऑफ 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री का मल्टीपल, जैसे कोई 90 डिग्री का इवन मल्टीपल जो होगा वो 180 डिग्री का मल्टीपल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा। यहां एन कुछ भी हो सकता है, एन आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब एक नेचुरल नंबर लिख लो आप, एन एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि साइन के अंदर जब 180 डिग्री का मल्टीपल होगा प्लस माइनस थीटा होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होगी, और इसमें ये चेंज नहीं होता है। तो दो बातें आपको सिखाई है मैंने, ऑड मल्टीपल नहीं, ऑड मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया साइन से कॉस, और अगर इवन मल्टीपल होगा 90 का तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा, और फिर हम क्या करेंगे, साइन जो भी होगा उसका कि धन है या ऋण है, यानी प्लस है या माइनस है, तो वो हमें लगाने के लिए देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट का। आप कुछ लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस्ट नेगेटिव होता है, बेटा आप जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो वो साइन की निकाल रहे हो, आप साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट निकाल रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कि नेगेटिव ठोक दोगे जाके, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां इसके पहले जो साइन है वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हमारी बात आपको समझ में आ रही है? कोई कह रहा है एन को होल नंबर ले लीजिए, अरे होल नंबर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ही ये फॉर्मूला लगाओगे, वो तो तुमको पता ही है, cos 45 पता है, cos 60 पता है, सब तो मालूम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको लगाने की जरूरत क्या है आपको, नहीं ना, तो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाओगे तो वैल्यू लगाओगे। अब मैं दो बातें तुम्हें और बोलने जा रहा हूं कि ये सिर्फ साइन के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। मतलब मैं ये लिख रहा हूं आपके अंदर कि यहां पर आपकी वैल्यू मैं लिख रहा हूं ए क्या है आपका, मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ए क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और यहां पर आपका सेम फॉर्मेट है। मतलब मैं आपको अभी एक काम करता हूं, समराइज कर देता हूं, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, समराइज कर लेते हैं इसको, फटाफट लिखते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको क्विकली समझ में आए। अब मैं आपके सामने ये चीज लिखने जा रहा हूं, हर एक चीज आप बताओगे मुझे कि साइन अगर मैं 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं तो ये 90 इंटू क्या है, ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 है, तो साइन कॉस में बदलेगा और थीटा ही लिखेंगे यहां पर, और ध्यान रखना हम थीटा की बात कर रहे हैं 0 से 90, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, बट मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो ये क्या रहेगा, ये वैल्यू आपकी कॉस थीटा हो जाएगी बस। ठीक, अब देखो, जैसे मैं कहूंगा मेरे पास साइन 90 प्लस थीटा है, आप कहोगे साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फिर से पॉजिटिव होता है, और 90 इंटू 1 है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज होगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाता अगर होता तो। फिर हमने कहा कि मेरे पास है साइन 180 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, साइन पॉजिटिव होता है और 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन बदलेगा नहीं, ये साइन थीटा के ही बराबर हो। ठीक है, फिर आप कहोगे मेरे पास है cos 180 माइनस थीटा, सॉरी साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा लिखते ही आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस लिखो, और ये 90 का इवन मल्टीपल है, अगर ये 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। फिर आपने कहा मेरे पास है साइन 270 माइनस थीटा, 90 का ऑड मल्टीपल है, ये माइनस थीटा है, क्वाड्रेंट कौन सा हुआ आपका, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस का साइन लगाओ, और ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, ये वैल्यू माइनस कॉस थीटा हो गई। आपने कहा मेरे पास है साइन 270 प्लस थीटा,
ये एंगल हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है, माइनस का साइन लगाया, 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, ये भी माइनस कॉस थीटा के बराबर हो। फिर हमारे पास आया साइन 360 माइनस थीटा। अब अगर आप 360 माइनस थीटा की बात करोगे तो 360 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां माइनस का साइन लगेगा। ये 90 का इवन मल्टीपल है तो यहां पर साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास साइन 360 प्लस थीटा है, यार 360 का मतलब विजुलाइज करो, पूरा एक राउंड पूरा करके फिर थीटा की बात कर रहे हो, तो ये तो बिना कुछ लगाए भी साइन थीटा लिख सकते हो, राइट? बिना कुछ लगाए साइन लिख सकते हो। यहां 360 प्लस थीटा में क्या होगा, एक पूरा राउंड पूरा करके थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, पहले क्वाड्रेंट में साइन साइन हो गया, खत्म। तो आप पैरेलली विजुलाइज करो कहां जा रहे हो। ये माइनस भी सीधा देख सकते हो, मैंने आपको बता रखा है, अगर ये 360 डिग्री आप बताओ ये पूरा, तो आप बेसिकली कह रहे हो कि ये माइनस थीटा एंगल ले रहे हैं, ये है 360 माइनस थीटा, इधर से साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, बता चुके। ये कन्वर्जन है आपका। अब अच्छी बात पता है क्या आपको, अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ साइन के लिए नहीं है, सबके लिए, प्रोसेस सबके लिए ही है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि साइन मेरा कॉस में बदलता है और कॉस मेरा साइन में बदलता है। जब चेंज करना होगा तो साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन। जब आपको चेंज करना होगा कि आप सेक लिख रहे हो तो सेक क्या होगा, कोसेक में कन्वर्ट होगा, और कोसेक सेक में कन्वर्ट होगा। कब, जब वो 90 के ऑड मल्टीपल वाले केसेस आएंगे, सेम प्रोसेस। जब आपके पास tan होगा तो tan cot में कन्वर्ट होगा और cot tan में कन्वर्ट होगा। कब, कब, जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो बाकी साइन कैसे लिखोगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे मान लिया लिखना है tan 270 माइनस थीटा। अब बहुत ध्यान से देखना, आप कहोगे ये वैल्यू क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है। अगर ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो tan cot में बदलेगा, तो ये cot थीटा पहले लिखो। साइन क्या लगाएं, ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, आप कहोगे ये जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट का है, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है। और अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू प्लस कॉस थीटा के बराबर होगी। दैट्स द होल प्रोसेस। क्या याद कर लोगे, जब प्रोसेस सिखा रहा हूं तो आपको याद क्यों करना है, क्या है याद करना है, कुछ याद करने वाला है क्या, नहीं। ऑड मल्टीपल पे बदलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इवन पे बदलता ही नहीं है, बस। और साइन तो आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज है ही है, रटने बैठोगे पगला जाओगे, ठीक है, रटने बैठोगे पागल हो जाओगे। एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे निकालना है सेक, सेक निकालना है 495 डिग्री, 495 डिग्री सेक निकालना है। तो पहली बात तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 360 डिग्री के बाद साइकिल रिपीट होनी ही होनी है, क्योंकि सर्कल वाला मामला होता है। तो 360 डिग्री तो इसमें से सबसे पहले घटा दो, तो ये जो वैल्यू है इसमें अगर हम 360 डिग्री ऑलरेडी हटा दें तो आप बताओ क्या मिलेगा मुझे। 360 घटाने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं वैल्यू पे, क्योंकि 360 के बाद तो रिपीट होती है। तो ये 360 अगर हटा दें तो ये वैल्यू आएगी 135 डिग्री। आपको ये निकालना है, ओके, समझ आया? क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है? यस, क्या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है? अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जरा बताओ सेक क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेक के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, ये नेगेटिव होता है सेक, साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो जैसे पता लगा ये नेगेटिव होता है, यहां माइनस लगेगा। और देखो ये वैल्यू क्या है, 90 प्लस 45 है। जब 90 है तो 90 इंटू 1 ऑड मल्टीपल हुआ, तो सेक कोसेक में भी बदलेगा, तो वैल्यू कोसेक 45 हो गई। और कोसेक 45 आपकी -√2 बना देगा, ओके।
समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, ओके। समझ में आ रहा है? तो पूरी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कुछ रटना नहीं है आपको। जैसे मैंने बोला कि मुझे निकालना है tan ऑफ 1125 डिग्री, ये मान लिया मुझे कैलकुलेट करना है, ओके। 1215 डिग्री निकालते हैं। tan 1215 डिग्री निकालना है आपको। 1215 निकालोगे तो आप कहोगे ये जो वैल्यू आपकी आएगी ना, बहुत ध्यान से देखना, ये 1215 डिग्री सबसे पहले देखो किस क्वाड्रेंट में आएगी, तो इसको आप 360 से डिवाइड कर लो, और बहुत ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 360 से डिवाइड कर लो या 90 से डिवाइड कर लो, दोनों से आपको क्वाड्रेंट पता चलेंगे। 90 से डिवाइड करते हैं, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता है? यस। तो अभी देखो, इसको डिवाइड करने से हम क्वाड्रेंट को सीधे पता कर सकते हैं। 90 से जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, ये वैल्यू हो गई 121.5 बटे 9, डिवाइड करो, 9 एकन्नम 9 बना 3, 9 तिरिक 27 हो गया, 4 31, 9 बचे 45, 13.5। 13.5 का मतलब जानते हो क्या है? हर 4 क्वाड्रेंट 4 बार घूमो, तो 4 तियां 12 इसमें से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 90 डिग्री के जब 4 घूम लेते हो तो एक राउंड हो जाता है, तो इसमें से 12 माइनस कर दो। 12 माइनस करोगे तो 1.5 क्वाड्रेंट बनेगा। 1.5 क्वाड्रेंट का मतलब पता है क्या है? एक क्वाड्रेंट ये फर्स्ट हुआ, हम सेकंड में है। 1.5 कहां आएगा? 1 से 2 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में अल्टीमेटली आएगा। फोर्थ कौन बोल रहा है? दूसरा तरीका इसको देखने का यह है कि भैया इसमें 360 360 360 करके घटाओ, 1080 घटा दो, तो 1215 में अगर मैं 1080 माइनस कर दूं, 1080 अगर इसमें से माइनस करूं तो ये वैल्यू क्या आएगी मेरी? ये वैल्यू आपको माइनस करके मिलेगी यहां 5, यहां 11 में से 8 गई 3, 135 डिग्री मिलेगी। देख लो, सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। तो आप 90 से डिवाइड करके भी देख सकते हो कि 90 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो क्वाड्रेंट्स आएंगे मेरे, क्योंकि 9 से डिवाइड करना आसान होगा इसलिए 90 से डिवाइड करो। 13.5 का मतलब आप विजुलाइज करो, 4 4 4 तियां 12, 1.5 1 से 2 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। जब वैल्यू 1.5 आई तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना, 1 से 2 के बीच में वैल्यू आ गई 1.5, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। ठीक है, तो एंगल्स को देख के आप डिवाइड करके क्वाड्रेंट निकाल सकते हो, और क्वाड्रेंट निकालने का फायदा ये होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, पहली बात तो ये। और जो tan 135 अब तुमको निकालना है वो क्या होगा? वो 90 प्लस 45 है, और 90 प्लस 45 है तो आप सीधा लिखोगे कि माइनस ऑफ कॉट बनेगा tan कॉट हो जाएगा, और कॉट 45 आ गया, जो कि हो गया आपका -1। 12 कैसे आया? अरे भाई 13.5 जो आया ये क्या है? 13.5 क्वाड्रेंट हो गए। देखो, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब क्या बचा? 1.5, 13 13.5, तो यहां ही कहीं बचा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गए। एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का एंगल लेता है, तो डिवाइड करोगे तो निकल गया 13 से 14 क्वाड्रेंट के बीच में तुम्हारा एंगल आ रहा है, तो 12 निकाल दोगे तो 3 बार घूम चुके हो तुम पूरा, अब 1.5 और है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। इस पे थोड़ा सा काम करिए, है ना, थोड़ा मेहनत इस पे करनी पड़ेगी आपको, तो फिर एक कोई भी एंगल तुमको दिया जाएगा वो तुम सॉल्व कर लोगे। तो अब घर जाके तुम एक काम फिर भी कर लेना बेटा, मैं ये चाहता हूं कि तुम ये काम जो मैंने यहां किया है ना, इसके लिए साइन के लिए किया है ना, ये वैल्यू मैंने, ये काम किसके लिए किया? ये वैल्यू मैंने साइन के लिए किया। अभी यही चीज तुम कॉस के लिए करो, यही चीज तुम टैन के लिए करो, कॉट के लिए करो, सेक के लिए करो, कोशेक के लिए करो, मुझे सब लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको प्रोसेस पता लग गया। अब आप यही चीज कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सबके लिए करो घर पे जाके, ये सारी चीजें लिखो ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि ये कैसे लिखी जाती है। रटना कुछ नहीं है, खुद लिखना है तुमको, ठीक है? ओके, एक और चीज सर मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, जो अभी आपने बेसिक्स देखे हैं उससे कुछ बातें और निकली हैं जो बहुत काम की हैं, जो बहुत काम की हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो पता होना बहुत जरूरी था। जैसे ग्राफ मैंने पढ़ाया तो कई लोग बिदक गए, बहुत बिदक गए, नाराज हो गए हैं, चारों तरफ बुराई कर रहे हैं मेरी, करने दो,
अब मैं बताता हूं ये क्यों पढ़ाया मैंने तुमको और क्या जरूरत थी इसकी। ये साइन का ग्राफ है। यहां मैं तुम्हारे सामने कॉस का ग्राफ बना रहा हूं और अभी तुम्हें कुछ समझ में ऐसा आएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा वैल्यू की मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पीला वाला ग्राफ है ना, ये साइन थीटा का ग्राफ है। बस इसको देखना, क्योंकि इसके बगैर ना चीजें रटते हो, इसको देख के समझते हो। तो इसको इसको एग्जाम में बनाना नहीं है तुमको, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा। एक बात बताओ मुझे, अब आपको एक पॉइंट ये दिख रहा है, ये वाला। इस पॉइंट को मैं ऐसे नीचे ले आता हूं और इसको मैं बोल देता हूं लेटर से थीटा। एक बात मुझे बताओ कि इसके पहले अगर मैं जाऊं तो क्या सफेद वाला ग्राफ ऊपर है, यानी कॉस बड़ा है? आपको मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि हम अगर 0 से 90 पे फोकस करें, खाली इस पीरियड पे फोकस करें, केवल यहां पे, अभी केवल इतना पीरियड लो। ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, सिर्फ इस पे फोकस करो। तो 0 से 90 के बीच की अगर मैं बात करूं आपसे कि साइन 0 से 90 डिग्री के बीच में हमने लिया है थीटा का वैल्यू, तो इसमें एक पॉइंट ऐसा है जिसके पहले आपका कॉस बड़ा है, एक पॉइंट ऐसा है उसके बाद पीला ग्राफ ऊपर है और ये आपका नीचे हो गया। पीला ऊपर हो गया, सफेद नीचे हो गया, यानी साइन बड़ा हो गया। क्या आपको वो पॉइंट दिख रहा है? यस। वो पॉइंट क्या है आपको पता है? ये पॉइंट है 45 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री होती है ना, तो 45 डिग्री पे क्या होता है, साइन और कॉस बराबर हो जाते हैं। तो 45 डिग्री के पहले कॉस बड़ा है और 45 डिग्री के बराबर, क्या उल्टा लिख दिया क्या? सही तो, अच्छा ठीक, ये इसका करेक्ट गलत है, इसका नाम गलत लिख दिया मैंने। और अच्छा है कि आप लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो एटलीस्ट कि ये हमारा कॉस साइन थीटा है, पीला वाला, और ये वाला मेरा कॉस थीटा, व्हाइट वाला। तो मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि 45 डिग्री के पहले सफेद वाला बड़ा है, यानी कॉस बड़ा है, और 45 डिग्री के बाद 90 तक कौन बड़ा है, साइन बड़ा है। तो इसको लिखूं मैं, है ना? तो आपने कहा दो रेंजेस मुझे मिली। पहला कि थीटा की वैल्यू जो मेरी 0 डिग्री से 45 डिग्री अगर है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो कॉस थीटा है हमारा, जो कि सफेद वाला ग्राफ है, ये कॉस थीटा किससे बड़ा है, साइन थीटा से बड़ा है, राइट। दूसरा, यहां पर दूसरा पॉइंट मैं आपसे लिख रहा हूं और वो बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब थीटा की वैल्यू मेरी 45 से 90 के बीच में है, 45 से 90 के बीच में, क्योंकि जब भी ये सवाल बनेगा मोस्टली तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा आपका। तो यहां पर तुम्हारा जो कॉस थीटा होता है वो छोटा हो चुका है और अब तुम्हारा साइन थीटा बड़ा हो चुका है। क्या हो चुका है आपका, साइन थीटा बड़ा हो चुका है। आप कहोगे इससे हमें क्या करना है सर, ये सब क्यों बता रहे हो? बताता हूं। तो ये आपको देखो इसलिए बताना है कि यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है पहले आपको समझना है, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं कुछ ऐसा कि एक वैल्यू है मेरे पास और वो वैल्यू आपके सामने ऐसे दी मैंने कि 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा लिख दिया मैंने। और मैंने कहा मुझे ना इसका मान बताओ क्या होगा। तो एक ऑप्शन है ए, वह है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक ऑप्शन है बी, जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक ऑप्शन है सी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और एक ऑप्शन है आपका डी, और वो है मान लिया tan थीटा प्लस कॉट थीटा। बताओ इसमें कौन सा उत्तर सही है? सवाल आपको दे दिया मैंने, आपको बताना है कि उत्तर कौन सा सही है, जल्दी।
मल्टीपल ऑफ 90 करके इवन और देख लेंगे, ज़्यादा इजी होगा। हाँ ठीक है, कैसे भी देख लो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये सवाल आपके सामने लिखा है, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू बता दो मुझे, क्या है, कौन सा करेक्ट है इसमें। जल्दी, ए बी ए बी ए बी कर रहे हो तुम लोग, सी कुछ लोग बोल रहे हैं। ओके, अब देखो सवाल को जब करने जाओगे आप तो प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को समझते हैं कि स्क्वायर रूट लिखोगे आप, और आप 1 को रिप्लेस करो इससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा से रिप्लेस करो। जैसे आपने इसको ऐसे रिप्लेस किया, अब दो चीजें समझना बेटा यहां पर। एक, पहला, ये वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इस वैल्यू को हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों लिखा जा सकता है, राइट। दोनों संभव है, क्योंकि अंदर इसमें कोई फर्क नहीं है। आप एक -1 का स्क्वायर करो, +1 का स्क्वायर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वैल्यू बाहर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी दे सकती है, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी दे सकती है, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी दे सकती है, क्योंकि हमें थीटा के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया है कि थीटा क्या है। पर अगर थीटा पता होगा, अगर थीटा पता होगा, अगर थीटा पता होगा तो आपको क्या एक ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी? यस, कोई फिक्स वैल्यू होगी, या तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, जैसे मैं इस सवाल में अगर आपको दे दूं कि मेरी थीटा की वैल्यू लेटस से 47 डिग्री है, ध्यान से देखना, तो अगर थीटा की वैल्यू 47 डिग्री है तो जरा यहां आइए, इससे बड़ा है कॉस, नीचे है कि नहीं है, साइन बड़ा है। जब साइन बड़ा है तो थीटा 47 डिग्री पे मेरा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बात मैं आपको अभी बता देता हूं, ये ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट जो सिंबल होता है, इसका जो आउटपुट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात ध्यान रखना। कई लोगों को गफलत है कि स्क्वायर रूट किसी चीज का करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लो, या रादर देन मुझे कहना चाहिए पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही आना है। दूसरा, आपके ज्ञान के लिए बता देता हूं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो यह अनडिफाइंड होता है। किस लिए अनडिफाइंड होता है? रियल नंबर्स के लिए। कोई रियल नंबर इसकी वैल्यू नहीं मिलती, हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। एक्चुअली में फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जाते हैं, जो कि नंबर सही नहीं है, जो कि रियल नंबर्स नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो हम स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव डालेंगे, पहली बात तो आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। जीरो डालोगे तो जीरो आएगा। तो अब मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि आपको स्क्वायर रूट से बाहर पॉजिटिव ही निकालना है। जैसे इस सवाल में अगर तुमने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लगा दिया तो गलत हो गया, तुम्हारा नेगेटिव हो गया, ये होगा। लेकिन अगर मैंने इसी सवाल में आपको थीटा की वैल्यू बोल दिया 41 डिग्री है, थीटा 41 डिग्री होगा, तो आप कहोगे भैया 45 से पहले कॉस साइन से बड़ा होता है, कॉस 41 जो होता है वो साइन 41 से बड़ा होगा, क्योंकि 45 से पहले की बात कर रहा हूं। तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मतलब सेम एक्सप्रेशन के दो आंसर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन थीटा की वैल्यू क्या है। विवेक करें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी तो हो सकता है। नहीं, अगर थीटा की वैल्यू 47 डिग्री है तो आंसर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू आपकी 41 डिग्री है या 45 के पहले है तो आपका आंसर क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई? बट ये मैं आपको इतने अच्छे से समझा ही नहीं सकता था अगर मैंने आपको ग्राफ नहीं दिखाया होता। फिर मैं आपको रटा देता, और कोई चारा नहीं था मेरे पास सर।
ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ग्राफ देखने का पता है फायदा क्या है, जो लोग थोड़ा और इंटरेस्टेड हैं चीजों को सीखने में, वो कहेंगे ये एंगल क्या है 180, ये एंगल क्या है आपका, फिर से यहां पर ये एंगल है 225 डिग्री। तो टिल 225 डिग्री आपका साइन बड़ा है, तो यहां तक 225 तक, एक्चुअली 45 से लेके 225 तक इसका जो स्क्वायर रूट है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आता रहेगा। मतलब अगर मैं आपको थीटा की वैल्यू 199 डिग्री बता दूं है, रटने वाले सवाल नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। यहां 45 से लेके 225 तक साइन कॉस से बड़ा है, साइन का ग्राफ कॉस के ऊपर है, तो 199 डिग्री तक साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा है, तो 199 डिग्री भी अगर आप थीटा ले लो तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। जैसे 199 से आप ऊपर जाओगे फिर से तो कॉस बड़ा हो गया, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आना शुरू हो जाएगा। खैर मोस्ट लाइकली ये सवाल 0 से 90 के बीच में ही आएगा, लेकिन वो भी आप तब तक ठीक से नहीं समझ सकते हो जब तक मैं आपको ये लिख के ना दिखाऊं यार। टेबल से भी देख सकते हैं। टेबल से कैसे देख सकते हो? देखिए फिर से मेरी बात समझिएगा, जो आप टेबल से डेटा देखते हो, पहली बात तो टेबल आपको ये कंफर्म बता ही नहीं रहा है कि आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये मैंने आपको समझा दिया। 4 वैल्यू देख के ग्राफ को इंक्रीजिंग बोलना ही बेवकूफी है, हाफ नॉलेज है वो, राइट? तो वो आप जजमेंट ले रहे हो कि हाँ इंक्रीजिंग है क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, ओके? या आप मान के चल रहे हो कि भाई 45 डिग्री के पहले 30 डिग्री आपने एक वैल्यू कंपेयर कर ली, बट दैट इज हाफ नॉलेज। 2 वैल्यूज देख के आप 5 वैल्यू देख के जज ही नहीं कर सकते कि नेचर ऑफ ग्राफ क्या है, वाकई में इंक्रीजिंग है लगातार, नहीं। समझे? बच्चा स्कूल गया, शाम को घर आ गया, इसका यह मतलब नहीं है कि बच्चा बड़ा शरीफ है। 10 बजे स्कूल के लिए निकलता है, 9 बजे, और शाम को 6 बजे घर आ जाता है। बट इंपॉर्टेंट यह कि बच्चा उस 9 से 5 के बीच में उसने क्या क्या किया। वो लंच में बाहर जाके सुट्टा भी फूक रहा था कहीं, समझे कि नहीं? तो सिर्फ ये बोलो कि ये मेरा बहुत तमीज का बच्चा है, ये सुबह 9 बजे निकलता है घर से और शाम को 6 बजे घर आ जाता है, तो क्या इससे वो बच्चा बड़ा शरीफ है? नहीं, ये तुम्हारा जजमेंट है खाली, कि 10 से 5 स्कूल चलता है तो 9 बजे निकलता है और 6 बजे आ जाता है। ये सिर्फ जजमेंट है ना तुम्हारा, लेकिन वो स्कूल में क्या क्या कांड करके आया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? तो वैल्यू के टर्म्स में बोल के उत्तर पाना सिर्फ एक संयोग है और कुछ नहीं है। संयोगवश बच्चा शरीफ है, संयोगवश। आपको बीच की एक्टिविटी पता ही नहीं है कुछ, बट बोल रहे हो कि हाँ है, तो चलो ठीक है। चलो एक सवाल दे रहा हूं, लगाओ, फिर आज छुट्टी दे दूंगा तुम लोगों को। क्वेश्चन देखना, मैंने कहा थीटा की जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, लेटस से 106.8 डिग्रीज, ओके? और आपको ये बताना है रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ओके? 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, बी साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2, सी कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। सॉल्व करिए जरा, प्लीज सॉल्व करिए इसको और बताइए आंसर क्या है। 45 डिग्री तो 0 हो जाता है ना यार, फिर क्या दिक्कत है? 45 पे तो 0 हो जाएगा।
हाँ 224 पे भी यही होगा। यस यस, पकड़ लिया तुम लोगों ने। रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स नहीं होता है जय बाबू। बताओ इसका आंसर क्या है? मजेदार सवाल है। हाँ ठीक है। अरे 45 पे तो जीरो हो जाएगा यार, तुम लोग 45 पे क्या परेशान हो? मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई टू लिखो या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों सब जीरो हो गया ना वो तो। कितने लोग कह रहे हैं इसका आंसर है बी? देखो, पहली बात तो यहां एक चीज समझना कि ये वैल्यू जो अंदर बनेगी ना आपका, ये ऐसा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो आपको एक चीज देखना है कि यहां पर ये वैल्यू जो है किस रेंज में, इनपुट जो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का है वो थीटा बाई टू है, तो मुझे सबसे पहले यहां थीटा बाई टू निकालना पड़ेगा। और ये थीटा बाई टू जो है ये क्लियरली क्या है, 45 डिग्री से ज्यादा आएगा। थीटा बाई टू क्या है, 45 डिग्री से ज्यादा है। अब जब 45 डिग्री से ज्यादा होता है तो ग्राफ जरा मेंटली विजुअलाइज करो। ऐसे साइन होता है, साइन ऊपर जाता है, कॉस नीचे उतरता है, साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा है, और साइन थीटा बाई टू बेसिकली कॉस थीटा बाई टू से बड़ा है, बिकॉज 45 डिग्री के ऊपर साइन कॉस से बड़ा हो जाता है। तो इसलिए आप बोलोगे कि ये वैल्यू मेरी क्या है, साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू, आपका आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और सवाल दूं, जाके अपने दोस्तों को टेस्ट कर लेना आज, वैल्यू दे दे के। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, थीटा की वैल्यू क्या लें, 83.8 डिग्री है, ठीक है। और मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 माइनस 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। एक्चुअली में मैं इसको अब ऐसे लिखूंगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। और मैं आपको यहां बता देता हूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, जब हम आपको डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि इसी की वैल्यू जो है 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू होती है। खैर अभी ये कन्वर्जन आप लिख लो। तो साइन थीटा का मतलब ये है, ये वैल्यू मुझे बतानी है कि थीटा की वैल्यू 83.8 डिग्री पर क्या होगी। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आपसे, 2 साइन थीटा बाई टू, बी 2 कॉस थीटा बाई टू, बस और कुछ नहीं लिख रहा हूं। जल्दी बताओ। थीटा की वैल्यू 83.8 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 83.8 डिग्री है, बताओ बी होगा कि ए होगा। तो देखो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां कंफ्यूजन इसलिए नहीं क्योंकि ये तो तुम्हारा साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू बाहर देगा, तो यहां मुझे देखना ही नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है, जब दोनों के बीच में प्लस साइन है तो कुछ देखना ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही आएगा। यहां मुझे देखना है कि क्या है, कि ये साइन थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू होगा या क्या होगा। तो आप कहोगे थीटा बाई टू यहां 45 डिग्री से कम है, और जब थीटा बाई टू 45 डिग्री से कम होता है तो कॉस बड़ा होता है साइन छोटा होता है, और कॉस बड़ा और साइन छोटा अगर होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू होगी। और अगर ये वैल्यू कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू होगी तो यहाँ से साइन और साइन कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई आपकी ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा बाई टू, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी बी। सेम क्वेश्चन में अगर आप थीटा को 106 डिग्री कर दो तो आंसर ए हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जिसपे बहुत सारे सवाल बनने की संभावना है, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्रिक से ज्यादा सवाल नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, है ना। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में तो प्री में भी ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, मेंस में भी ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, तो जो सवाल बनेगा वो लॉजिकल बनने की उम्मीद है, अच्छा सवाल बनने की उम्मीद है।
तमीज का सवाल बन सकता है। इस तरह के लॉजिकल प्रश्न बनेंगे तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा आपको, है ना। जो लोग हलवा हलवा समझ रहे हैं ना, हलवा है अच्छी बात है, तो कुछ चाहता हूँ हलवा ही आए, बट हलवा तो सब खा लेते हैं, है ना। समझ रहे हो कि नहीं। जब तुम करेला भी खा लो तब बात, समझे कि नहीं। हलवा तो मजे मजे में सब खा लेते हैं, सबको अच्छा लगता है। करेला आ गया तो वो भी खा लो। ओके, सो लुक, वी डोंट नो व्हाट विल कम टू द एग्जाम, वी डोंट नो, बट लोगों के अंदर एक गफलत आ चुकी है अब कि अब तो जीए पढ़ के हम निकाल लेंगे एसएससी सीजीएल। ठीक है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन 90 नंबरों के हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। 3 नंबर में बात यहां से वहां पहुंच जाती है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है बेटा, नहीं। ठीक है, प्री क्वालिफाइंग है, मार्क्स मैटर नहीं करेंगे, बट आप प्री के लिए पढ़ रहे हो क्या, केवल पढ़ रहे हो क्या प्री के लिए, खाली प्री निकालना है बस, क्वालिफाइंग उससे क्या होगा, दहेज मिलेगा तुम्हें। आपको मेंस के लिए पढ़ना है। ठीक है, प्री तो अपने आप हो जाएगा साइड साइड में अब। ठीक है, बहुत जरूरी है कि सही से चीजें सीखो। हाँ जी, क्योंकि यार मुझे किसी और तरीके से पढ़ाना ही नहीं आता, मैं आपको सीरियसली बताऊं। मुझे लगता है आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं कैसे और तरीका पढ़ाऊं बताओ। जैसे एक आया नहीं था, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर दो मेरा, डीप में मत पढ़ाओ मुझे। ये लोग क्यों कोर्स ज्वाइन करते हैं। सिलेबस तो किताब से खत्म हो जाता है ना, फॉर्मूले रट लो, 4 क्वेश्चन लगा लो प्रीवियस ईयर, हो गया, खत्म हो गया। फिर क्या करना है यहां पर आके। यहां तो तभी आओ जब तुम्हें कुछ सीखना हो नया, वरना कोई मतलब ही नहीं है। मैं एज ए टीचर समझता हूं कि मेरी क्लास में बच्चा आए और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके ना जाए, वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े और उसको साइन थीटा पता ही ना हो कि क्या होता है, उसको कॉस थीटा पता ही ना हो कि क्या होता है, tan थीटा पता ही ना हो कि होता क्या है आखिर ये साइन कॉस tan, और उसकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाए, ये तो बड़ा गुनाह है यार। क्या पढ़ा तुमने, भले ही तुमसे एग्जाम में सवाल निकल जाए, तब भी ये पढ़ने का तरीका है क्या, है नहीं है बेटा। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है, और मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि मैं जो मैथ्स पढ़ाता हूं ना, वो सिर्फ आपकी मैथ इंप्रूव नहीं करता है, आपको ओवरऑल एज ए पर्सन इंप्रूव करता है। लॉजिकल थिंकिंग आपकी इंप्रूव होती है। जब मैंने पहली बार बताया बैंकिंग का एग्जाम दिया, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, तो मैंने सिलेबस भी नहीं देखा था बैंक का क्या है। मैंने फॉर्म इसलिए भरा था, मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि बैंक का कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, और मुझे ऑनलाइन टीचिंग शुरू करनी थी, तो मेरा पहली बार बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट गया, तो मैंने कहा चलो एग्जाम लेके देखते हैं कैसा होता है। तो पेपर एप्टीट्यूड बेस्ड था, रीजनिंग थी, ये सब वगैरह वगैरह था, और मैंने कुछ पढ़ा नहीं, चला गया देने। बट वो पेपर में मेरे प्रीलिम जो आपका उनका वो होता था ना, मार्क्स मेंस वाला जो एक एग्जाम होता था उनका, जिसके नंबर जुड़ते थे, ठीक है, वो मैंने ऑलमोस्ट टॉपर था, बहुत नंबर स्कोर किया मैंने। क्योंकि जब क्वेश्चंस में लॉजिक लगाना है तो डजेंट मैटर कि वो कौन सा एग्जाम है। ठीक है, तो जैसे उसकी रीजनिंग थी, रीजनिंग में बढ़िया पजल पजल सब हो गया, लॉजिक है, आपको लॉजिक लगाना है, आपको समझना है और करना है। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपकी जैसे रीजनिंग है, तो व्हेन यू आर लर्निंग मैथ्स इन ए लॉजिकल वे, योर रीजनिंग ऑल्सो इंप्रूव्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड इंप्रूव्स, बहुत सारी चीजें इंप्रूव होती है। तो परिवर्तन सिर्फ सिलेबस के हिसाब से मत देखो, परिवर्तन बहुत सारा होता है आपके अंदर, बहुत होता है। ओके, समझ में आई बात कि नहीं। और बाकी चेंज जो पेपर में उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई किस तरह से चेंजेस आपको करने हैं, और जो टॉपिक का फंडामेंटल है वो तो सिखाना पड़ेगा ना आपको, फंडामेंटल को कैसे हम छोड़ दें। हाँ जी, वी कांट लीव फंडामेंटल्स, अदरवाइज मैं कैसे पढ़ाऊँ, मैं तुम्हें साइन ना बताऊँ, कॉस ना बताऊँ, टेन, मैं कैसे पढ़ाऊँगा फिर। ठीक है, क्योंकि मुझे जिस जिस दिन, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे इस तरह से पढ़ाना पड़ गया जो बिल्कुल डेड तरीका हो पढ़ाने का, मैं तो पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर, क्या मतलब है, ठीक है, पढ़ाने का।
फिर तो बच्चों से कहूंगा किताब पढ़ो यार, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं फिर, या कि वो किताब पढ़ाऊं यहाँ पर कि ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला, सारे फार्मूले रट लो और फिर ले लो सवाल का, नहीं नहीं, उसमें मजा ही नहीं आएगा कुछ, क्या पढ़ाना है फिर उसमें, कुछ पढ़ाना ही नहीं है। पढ़ाना तो यही है ना कि थोड़ा लॉजिक से बात करें, हाँ ये थीटा ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, क्यों होगा, दिस इज मैथ्स बेटा, दिस मैथ। चलो एनीवे anyway, चलते हैं, मजे करो और चिल करो और मौज करो और मस्त रहो, यही आशा है कि आप अच्छे से रहेंगे और पढ़ते रहिए, अपनी किस्मत को गढ़ते रहिए। चलिए बाय, थैंक यू। सुशील जी कह रहे हैं कि पॉजिटिव कमेंट भी देख लिया करो कभी कभी, आप बस आप डांटते रहते हो। देखो बेटा ऐसा है, कमेंट्स ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं कि उसमें लोगों का एटीट्यूड दिखता है मुझे, तो मैं डांटता इसलिए हूं कि जब मुझे कोई ऐसा बंदा दिखता है कि इस एटीट्यूड से इसका सिलेक्शन होना ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि बच्चा टाइम बर्बाद कर रहा है, तो मैं उसको जोर से बोलता हूं, डांट के बोलता हूं, यही कारण है और कोई कारण नहीं मेरा, ठीक है। ब्लॉक कर देता हूं मैं, ताकि उनको याद रहे ये बात कि उनकी बेइज्जती की है मैंने, शायद सुधर जाए। तो यहाँ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मसला ही नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोलते हो, कि मैं पॉजिटिव हूं या मैं नेगेटिव हूं। लेकिन अगर तुम मेरे पास आए हो तो मेरा काम है कि तुम्हें एक बार कोशिश करूं करेक्ट करने की, एक बार, बार बार तो मैं भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। एटलीस्ट आई कैन ट्राई वंस, शायद सुधर जाओ तुम, ठीक है। शायद मेरी बात तुमको समझ में आए, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। तो बात मेरे खुश होने की नहीं है कि मैं तुम्हें पॉजिटिव कमेंट पढ़ पढ़ के खुश होता रहूं, हाँ कि मेरी बड़ाई कर रहे हैं बड़ाई कर रहे हैं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर अबाउट इट। तुम्हारे अंदर कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम उस चेंज के लिए तैयार हो या नहीं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की नहीं है बात, मसला, ठीक है। ये दैट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ इट, द क्वेश्चन इज अबाउट द करेक्शन, ओके। समझ में ये बात कि नहीं, कैन आई करेक्ट यू, आई कैन ट्राई एटलीस्ट वंस, इफ नॉट दैट्स फाइन, इट्स योर चॉइस। ज्यादा किसी को पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए, जिसको जो करना है करे, कोशिश करेंगे एक बार, ओके। तो ये मेरा प्रयास है यहाँ पर। इग्नोर करना तो सबसे आसान ऑप्शन है बेटा, इग्नोर कर दो, बजाय डांटने के ब्लॉक कर दो। मैंने कहा वो तो सबसे आसान काम है, आप समझ ही नहीं रहे हो फिर मेरी बात को, ठीक है। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हो फिर। मैं ये कह रहा हूं कि कोई मुझे अगर ऐसा बच्चा दिख जाता है, मुझे पता चल जाता है कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा अगर ये एटीट्यूड रहेगा इसका, तो दर्द होता है अंदर, तो दर्द होता है तो थोड़ा सा सुना देता हूं मैं। ब्लॉक करने का मतलब तो क्या हुआ कि मुझे पता है इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा इस एटीट्यूड से, उसको छोड़ देना कि जाने दो, नहीं हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो वो भी लगता है एज ए टीचर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, ठीक है, तो इसलिए डांट देता हूँ। बट रोज रोज नहीं कर सकते ये काम, एक बार करेंगे सुधर, कई लोग सुधर जाते हैं और कई लोग नहीं सुधरेंगे, दैट्स फाइन, इट्स ओके, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, चलो अभी जाओ, अपना ख्याल रखो, थैंक यू।